आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वशीकरण यूपीएससी YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, जितने प्यारे बच्चे आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो वनडे एग्जाम की परीक्षा हो, तो इसमें जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, उपसर्ग और प्रत्यय ये निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, आज हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। प्रीफिक्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं उपसर्ग, और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस शब्द के बारे में जानना उतना ही आवश्यक है जितना उस टॉपिक के बारे में जानना आवश्यक। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके लिए संकल्प की आवश्यकता होती है, और जब संकल्प होता है तो अनुशासन स्वतः आ जाता है, और जब अनुशासन आ जाता है तो निरंतरता आ जाती है, और जब निरंतरता आ जाती है तो मेहनत और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते थे, और तभी जाके सफलता सुनिश्चित होती। इसी प्रकार से मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर संधि को विस्तार से एक एक पार्ट मैंने आपको समझाया, जैसे कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर मैंने स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उसको भी विस्तार वो समझाया, फिर उस पर प्रैक्टिस भी कराई। तो आज हम समझते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग से जुड़कर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है निकट, तथा सर्ग का अर्थ होता है अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो अब सृष्टि करना ये एक अच्छा शब्द है, ठीक है, कि इसका अर्थ होता है सृष्टि करना, सृष्टि करना। यहाँ पे देखेंगे अर्थात, अर्थात किसी मूल शब्द के, किसी मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण करना। तो प्यारे साथियों, उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग से जुड़कर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। अर्थात मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण करना हम उपसर्ग कहते हैं। तो जल्दी से नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, उपसर्ग बच्चे किससे मिलकर बना है? उप जमा सर्ग से जुड़ के बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है बच्चे क्या? उप का अर्थ होता है निकट तथा सर्ग का बच्चे अर्थ होता है सृष्टि करना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। और इसके बाद मूल शब्द किसे कहते हैं?
मूल शब्द कैसे पहचानेंगे आप? मूल शब्द के पहले या बाद में लगकर क्या बनता है, क्या कहते हैं उसे, इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसी। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई बेटा किसे बोलते हैं? ध्वनि से कहते हैं। ध्वनि, ध्वनि से बच्चे क्या बड़ा होता है? वर्ण। वर्ण को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। और इससे बड़ा बच्चे क्या होता है? शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश। ठीक है, शब्दांश, जिसे आप क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और शब्दांश से बच्चे आगे क्या होता है? इससे बच्चे आगे होता है शब्द। शब्द से बच्चे बड़ा क्या होता है? पद। बच्चे क्या होता है आगे? वाक्य। ठीक है, अब देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक का प्यारे बच्चों मतलब होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। सार्थक इकाई किसे कहेंगे आप? किसे कहेंगे? शब्द को कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित लिखित इकाई किसे कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर बच्चे पूछा जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन में ध्वनि न दिया हो, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? वर्ण। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा कि क, ये छोटा अ, ये ध्वनि है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर बच्चे लिख दिया कि ये क, बच्चे ये क्या बन गया? वर्ण। सभी वर्ण अक्षर होते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अक्षर आधे भी होते हैं और अक्षर पूरे भी होते हैं। तो जो अक्षर आधा होगा वह वर्ण नहीं होगा, और जो अक्षर पूरा होगा वह वर्ण होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जितने भी वर्ण हैं वो सभी अक्षर कहलाएंगे, और अक्षर आधे भी होते हैं, अक्षर पूरे भी होते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे? जो अक्षर पूरा है। ठीक है, अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, जैसे प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया जन्म। अब इसका कोई ना कोई बच्चे अर्थ है, सार्थक इकाई है। जैसे इसके पहले मैंने लिख दिया बड़ा आ, ये क्या है? शब्दांश। शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो शब्दांश और शब्द मिलकर बच्चे क्या बन गया? पद बन गया आजन्म। क्या बन गया? आजन्म। इसी प्रकार से जैसे लिखा है वर्ष, क्या लिखा है प्यारे साथियों? वर्ष। वर्ष के पहले क्या लिखा है? प्रति। तो शब्द क्या बन जाएगा? पद क्या बन जाएगा? प्रति वर्ष। क्या बन जाएगा? प्रति वर्ष। और ये बड़ा आ और प्रति, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है, या उर्दू का उपसर्ग है? तो प्रति और बड़ा आ ये संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22, 22। हिंदी के कितने होते हैं? 13। उर्दू कितने होते हैं? 19। इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, अब आपके मन में एक बात होगी, सर कि शब्द और पद में क्या अंतर है? तो अगर आपने समास टॉपिक पढ़ा होगा तो समास की परिभाषा होती है कि दो शब्दों या पदों का मेल। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से देखिए, एक टॉपिक से आप दूसरे टॉपिक को भी लिंक कर पाएंगे, और एक टॉपिक से बच्चे बहुत से क्वेश्चन आपके बनेंगे। जैसे उपसर्ग
ये समझने मात्र से ही आपके बच्चे संधि के क्वेश्चन भी सही होने लग जाएंगे और समास के भी। ठीक है, जैसे देखिएगा, अब यहां पे लिखा है एक और यहां पे लिखा है प्रति, बच्चे शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्येक। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से प्रत्येक। ठीक है, अब इसमें संधि भी है प्रत्येक शब्द में और समास भी है। इसमें बच्चे क्या है? उपसर्ग तो है ये प्रति। समास आपने पढ़ा होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है और अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग या निपात होता है। तो जैसे आप देखें क्या कि उपसर्ग लगा है तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है, पहली बात। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि सभी उपसर्ग वाले संधि बच्चे उदाहरण नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जैसे आप कहेंगे सर दुर्बल, दुर्बल में संधि है, विसर्ग संधि है, तो विसर्ग जमा बल, लेकिन जब इसको उपसर्ग में लिखेंगे तो दुर लिखेंगे, दय पे छोटी मात्रा रे और हलंत, इस प्रकार से दुर, ऐसे आधार बना के ये बच्चे क्या हो जाएगा? संस्कृत का उपसर्ग है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर निर्बल, निर्बल भी है, अत्याचार भी है, अत्यधिक भी है, अध्यक्ष भी है, तो ये सब विस्तार समझेंगे। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आप उत्तर दीजिएगा शब्द। भाषा की सबसे छोटी पूर्ण लिखित इकाई, उत्तर दीजिएगा आप वाक्य। अभी मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये बात आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि आपके मन में एक बात होगी, मैं इसको यहां से हटा देता हूं समझाने के लिए आपको, और कि क्या शब्द शब्दांश और शब्द मिलके ही पद बनते हैं? हाँ और नहीं दोनों। जैसे शब्द और पद में अंतर क्या होता है कि जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से जुड़ा हो, जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से जुड़ा हो तो उसे शब्द नहीं पद कहते हैं। या शब्द कारक चिन्ह से जुड़े हों, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, इस प्रकार से जो कारक होते हैं, या शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया हो तो उसे हम शब्द नहीं पद कहते हैं। कैसे? यहां पे आप समझिएगा, जैसे बेटा ये क्या है? एक शब्द है हिम, ये क्या है प्यारे बच्चों? एक शब्द है। और ये लिखा है आलय, ये एक क्या है? शब्द है। लेकिन जैसे ही देखिए, ये हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, जैसे आपने लिख दिया हिम का आलय, तो अब ये बच्चे एक पद बन जाएगा क्या? हिमालय। इसे आप पद कह सकते हैं। इसलिए समास की जो परिभाषा होती है, दो शब्दों या पदों का मेल। पूछा जाए कि समास किसे कहते हैं, ऑप्शन ए दो शब्दों का मेल, ऑप्शन बी पदों का मेल, तो आप उत्तर लगाएंगे पदों का मेल। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां देखते हैं, जैसे शब्द लिखा है बेटा, क्या शब्द लिखा है? शब्द लिखा है कमल। अब आप कहेंगे सर बिना शब्दांश के पद बना के दिखाइए, तो पद क्या बन जाएगा? कमल का, कमल का फूल। वाक्य क्या बन जाएगा? कमल का फूल सुंदर है। कुछ इस प्रकार से। अब आपको शब्दांश भी समझ में आ गया होगा, शब्द भी समझ में आ गया होगा, पद भी समझ में आ गया होगा और वाक्य भी। तो जब शब्द व्याकरण के किसी नियम से जुड़े हो तो उसे पद कहते हैं, या कारक चिन्ह से जुड़े हो तो उसे पद कहते हैं, या शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया हो। देखिए ये कारक चिन्ह है, संबंध कारक। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा आप सभी, पहले आपने क्या बेटा समझा कि उपसर्ग शब्द उपजमा सर्ग से जुड़ के बनाए, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी मूल शब्द के निकट आकर, किसी मूल शब्द के निकट, मूल शब्द के, मूल मूल शब्द के, मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है,
उपसर्ग कहलाता है। अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे नेक्स्ट यहां पे है सर्ग, शब्द उपजमा सर्ग से जुड़कर बना है, के जुड़कर बना है। इसके बाद सर्ग पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान, पहचान अनिवार्य है। इसके बाद उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन, शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसके बाद बेटा उपसर्ग को, उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं। को शब्दांश भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, उपसर्ग शब्द उप जमा सर्ग से जुड़ के बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है निकट तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। अर्थात मूल शब्द के निकट आकर, आगे आकर नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वर्ष, वर्ष का मतलब अर्थ हो गया 12 महीने, एक साल। वर्ष के पहले अगर आपने लगा दिया प्रति, तो ये है उपसर्ग, तो पद क्या बन गया? प्रति वर्ष, हर वर्ष। मैंने आपको बताया कि इसी प्रकार से आपको देखिए, जब तक बच्चे ये आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा, तब तक आप शब्द, शब्दांश, वाक्य में अंतर महसूस ही नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कोई भी किताब बच्ची लिखी जाती है तो उसका एक क्रम होता है। ध्वनि, ध्वनि से बनता है वर्ण, वर्ण से आगे वर्ण कोई अक्षर कहते हैं, फिर शब्द, शब्द देखिए पहले क्या आगे ध्वनि, ध्वनि से बच्चे आगे किसका विकास हुआ? वर्ण, वर्ण कोई अक्षर कहते हैं, इसके बाद शब्दांश, शब्दांश के बाद शब्द, शब्द के बाद बच्चे पद, पद के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद वाक्य, वाक्य के बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद सारांश, सारांश के बाद अध्याय या पाठ, अध्याय या पाठ के बाद किताब। ये पूरा क्रम होता है। जब ये क्रम आपको मालूम रहेगा तो किसी प्रकार से भी लेखन की दृष्टि से कभी कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा कि इतनी बात समझने के बाद कि बच्चे क्या हो गया कि उपसर्ग की पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान अनिवार्य है। उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, इसी शब्द में एक से ज्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं।
एक से भी ज्यादा उपसर्ग हो सकते हैं, यानी कि एक उपसर्ग भी हो सकता है, एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, उपसर्ग, मूल शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चे ये क्या है, ये लिखा हुआ है प्यारे साथियों, मूल शब्द। मूल शब्द का मतलब क्या होता है, वे शब्द जो किसी और की सहायता से न बने हों, जिसका अपना एक निश्चित अर्थ हो, जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, उससे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द का बच्चे अर्थ होता है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ हो, जो किसी और के सहयोग से ना बना हो। यानी कि मूल शब्द, जैसे कहने का तात्पर्य क्या है, वर्ष। वर्ष का एक निश्चित अर्थ है, अगर वर्ष में हम कुछ भी हटा देंगे तो बच्चे ये शब्द जो है सार्थक ना हो कि बच्चे निरर्थक हो जाए, कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो मूल शब्द के ठीक पहले, मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले क्या आता है, मूल शब्द के पहले आता है प्यारे साथियों क्या, उपसर्ग। मूल शब्द के पहले क्या आता है, उपसर्ग। उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। मूल शब्द के बाद क्या आता है, मूल शब्द के बाद बच्चे आता है क्या, प्रत्यय। क्या आता है, प्रत्यय आता है। प्रत्यय को बच्चे हम क्या कहते हैं, इसको भी हम शब्दांश कह सकते हैं, शब्दांश। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पर, एक शब्द लिखा हुआ है विखंडित। क्या लिखा है प्यारे साथियों, विखंडित। तो इसका मूल शब्द क्या हो गया, इसका मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द हो गया खंड। क्या हो गया, खंड, मतलब अलग करना। यानी कि अब खंड में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग करने के बाद भी उसका कोई अर्थ निकले। तो खंड के पहले क्या लगा है प्यारे साथियों, वी। तो वी बच्चे क्या हो गया, टग। खंड के बाद क्या लगा है, इत। इत क्या हो गया, प्रत्यय। बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। किसी शब्द में केवल उपसर्ग भी हो सकता है, किसी शब्द में केवल प्रत्यय भी हो सकता है। जैसे निहारिका, निहारिका का मूल शब्द क्या हो गया, हार। हार के पहले क्या लगा है, नी। और बच्चे हार के बाद क्या लगा है, इका। तो नी क्या हो गया, उपसर्ग। इका क्या हो गया, प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। उपसर्ग, मैंने आपको बताया कि संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13, उर्दू के उपसर्ग होते हैं 19। तो इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे हिंदी शब्द बच्चे किससे मिलकर बना है, यानी हिंदी शब्द में क्या उपसर्ग प्रत्यय से क्या है, तो हिंदी का मूल शब्द क्या हो गया, हिंद। क्या लगा है, बड़ी ई प्रत्यय हो गया। जैसे विज्ञान, विज्ञान का मूल शब्द क्या है, ज्ञान। ज्ञान के पहले क्या लगा है, वी। वी क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है, इससे बनने वाला शब्द है विमुख, विभिन्न। ठीक है, विदेश। इस प्रकार से संस्कृत का उपसर्ग है, 22 में से एक उपसर्ग वी है, वहां पे छोटी की मात्रा। तो इस प्रकार से कि उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की महत्वपूर्ण शब्दावली मैंने आपको समझा दी। अब यहां समझिएगा, जैसे उपसर्ग, अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। इसके बाद हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं कितने, 13। उर्दू के उपसर्ग कितने माने जाते हैं, उर्दू के उपसर्ग
उर्दू के उपसर्ग 19। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं तो उत्तर दीजिएगा 22। हिंदी कितने होते हैं तो उत्तर दीजिएगा 13। और बच्चे उर्दू कितने होते हैं उत्तर दीजिएगा 19। इस प्रकार से आज आपने क्या बच्चे समझ लिया कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग के बाद में ये महत्वपूर्ण शब्दावली, इसके बाद में आपने उपसर्ग के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बच्चे तथ्य हैं वो आपने समझे। इसके बाद इसके समझने के बाद में मूल शब्द किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये भी विस्तार से आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट आपने बच्चे क्या कि उपसर्ग की संख्या कितनी है संस्कृत के, उर्दू के और हिंदी के। तो नेक्स्ट क्लास में संस्कृत के उपसर्ग 22 कौन कौन से होते हैं इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को वीडियो शेयर करें जिससे आपके साथ साथ उनका भी भविष्य उज्जवल बने। तो प्यारे साथियों, संकल्प जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी कार्य सफल बनाना है, सिद्ध करना है, तो बिना संकल्प के सिद्ध हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक संकल्प शब्द में सम क्या है, ये भी बच्चे उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। सम हलंत जमा कल्प, ध्यान दीजिएगा, संकल्प जहां होता है वहां पर अनुशासन स्वतः आ जाता है। और जब अनुशासन स्वतः आ जाता है तो निरंतरता अपने आप स्वतः बन जाती है। जब निरंतरता बन जाती है तो मेहनत और ज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं और सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाती है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल मुलाकात होगी संस्कृत के उपसर्ग के साथ, संस्कृत के उपसर्ग की महत्वपूर्ण शब्दावली के साथ कौन कौन से शब्द बनते हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होते हैं।